हेलो दोस्तों, अगर आप हीरो एक्सपल्स 200 4V पे लॉन्ग टूर करते हो या फिर किसी और बाइक के ऊपर लॉन्ग राइड्स वगैरह हाईवे राइड्स वगैरह करते हो तो सिर्फ बाइक होना ज़रूरी नहीं होता। एक सही मॉडिफिकेशन आपकी राइड को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल, सेफ और एंजॉयबल बना देती है। हीरो एक्सपल्स पे मैंने ऑलमोस्ट 45,000 किलोमीटर अभी तक के लॉन्ग राइड कर चुका हूँ और इसके बेसिस के ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा 5 ऐसे इसेंशियल मॉडिफिकेशन जो आपकी राइड को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल कर देंगे। और एंड के अंदर 2 बोनस मॉडिफिकेशन जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जितने भी मॉडिफिकेशन रहेंगे ये सारे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगे और कुछ ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं रहेंगी इनकी। बट ये मॉडिफिकेशन अगर आपने ऐड कर लिए, एक टूरिंग राइडर ने ऐड कर लिया भाई साहब, तो भाई आपकी जो हाईवे राइड्स वगैरह रहेंगी, लॉन्ग राइड्स वगैरह रहेंगी, वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, सेफ और इंजॉयबल हो जाएंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक, यहाँ पर भी सब कुछ मस्त है। दिस इज साजिद, योर ट्रैवल मोटो ब्लॉगर। इफ यू लाइक माय ट्रैवल वीडियोस, एडवेंचर राइड्स और जेन्युइन bike reviews, तो hit that like button, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon so you never miss the upcoming adventure rides. Let's start the video। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो वो है मेरा ये हैंडल बार। वैसे देखा जाए तो हीरो एक्सपल्स 200 4V का राइडिंग पोस्चर अपराइट होने की वजह से आपको ये मतलब कंफर्टेबल फील कराएंगा ही कराएंगा। बट अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो उसका स्टॉक जो आता है वो यहाँ पर होता है ऐसे, अगर आपको और भी ज़्यादा ऐसा कंफर्टेबल बैठना है, आपकी लोअर बैक के अंदर ज़्यादा पेन नहीं चाहिए और शोल्डर के अंदर भी ज़्यादा पेन नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए भाई साहब मैंने एक हैंडल बार अटैच किया था। वैसे देखा जाए तो आप इसके ऊपर बार राइजर भी लगा सकते हैं जो कंपनी की तरफ से आते हैं। इफ़ अगर आपको ये हैंडल बार चेंज नहीं करना, स्टॉक ही रखना है। ये हैंडल बार जो लिया था मैं वो था ROB का, रिपब्लिक ऑफ बाइकर्स। तो ये हैंडल बार उसका है। पर्सनली मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने ये हैंडल बार लिया। बाकी ज़बरदस्त है, बहुत सारी राइड्स वगैरह हो गई तो ये कंफर्टेबल होता है, मतलब लोअर बैक के अंदर और शोल्डर पे ज़्यादा पेन नहीं आता। और जो स्टॉक था उसके अंदर मुझे थोड़ी सी दिक्कत आनी कि मतलब ऐसा नीचे होने की वजह से मुझे ऐसा लगने का कि बहुत ज़्यादा सब बाइक नीचे की तरफ है। बट ये ऐसा थोड़ा सा अपराइट पोस्चर होने की वजह से अभी फील एकदम ज़बरदस्त है। अब जब बात हो रही है शोल्डर की और लोअर बैक की तो तशरीफ की भी बात कर ली जाए भाई, तो ये है भाई साहब एयर सीट। सबसे ज़्यादा मतलब लॉन्ग राइड के अंदर इसने मुझे सपोर्ट किया है लोअर बैक के अंदर भाई साहब। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर 2 वर्जन आते हैं, एक एयर सीट भी आता है और एक जेली सीट भी आता है। पर्सनली मुझे एयर सीट ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसको मैं कभी भी इन्फ्लेट कर सकता और कभी भी मतलब डिफ्लेट वगैरह कर सकता, इसकी हवा वगैरह निकाल सकता है। लॉन्ग राइड के ऊपर भाई साहब आप अगर 100 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर लो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि तशरीफ की हालत क्या है। ये भाई साहब इसके ऊपर मैंने ऐसा समझ लो स्पीति राइड, लद्दाख राइड इसके ऊपर कंप्लीट की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बस इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये एयर से टाइट होता और इसके अंदर ये जो है लब्बर टाइप में, अगर आप देख पाओ इसके अंदर तो ये लब्बर टाइप के अंदर है। अगर आपका चाहने वाला कुछ ज़्यादा ही चाहने वाला होगा तो वो इसको पंचर कर सकता है भाई, क्योंकि मेरे साथ में हुआ, इसमें एक पंचर लगा है। मतलब किसी किसी के हाथों में कुछ ज़्यादा खुजली होती है तो वो पंचर करने के पीछे लगा रहता। तो ये मेरा पंचर हुआ, पर पंचर रिपेयर करने के बाद में भी इसका परफॉर्मेंस घटा नहीं भाई, जैसी की वैसी है। और ये है कुछ ग्रैंड पिट स्टॉप का, वैसे कोई स्पॉन्सर नहीं है बट सीरियसली ये सही लगा। मेरा एक फ्रेंड है दर्शन, उसको भी मैंने रेकमेंड किया था, उसने भी कहा था कि एयर सीट लेना। जेली सीट भी ठीक है पर मुझे पर्सनली एयर सीट ज़्यादा पसंद आया। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मॉडिफिकेशन जो कि है फॉग लाइट। मतलब बहुत सारी बाइक्स के अंदर ये LED हेड लैम्प आ रहा है और जिसका ब्राइटनेस इतना ज़्यादा ब्राइट है कि आप वो विंडोज़ के HD की कैसा बताते हो पूरा सा ब्राइटनेस होता है, वैसे इसका ब्राइटनेस है। सीरियसली बता रहा हूँ, हाईवे रोड के ऊपर इसका लाइट कुछ भी नहीं गिरता भाई, मतलब आंखों से, खुली आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके लिए वैसा भी ये फॉग लाइट ऐड की, आप जब भी हाईवे राइड करोगे या फिर अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करोगे आपकी राइड या फिर रात को स्टार्ट करोगे तो भाई साहब ये स्टॉक लाइट आपको बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। पॉट होल्स हो गए, स्पीड ब्रेकर हो गए, खराब रास्ते, ऑफ रोड वगैरह हो गया, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ ऊपर वाला दिखाई देगा भाई साहब उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर मैंने फॉग लाइट ऐड किए HJG के 125। इसके अंदर 2 कन्वर्जन है, सॉरी मतलब कन्वर्जन बोल रहा, 2 लाइट्स है, एक ऐसे येलो है और एक ऐसे व्हाइट है। और उसी के साथ में इसके अंदर अपर भी है ऐसे वाला। इसका तगड़ा परफॉर्मेंस गिरता है भाई साहब। ये ऑलमोस्ट कुछ मैंने 5-5.5 हज़ार के लिए थे विथ हार्नेस, परफॉर्मेंस एकदम ज़बरदस्त है। और अभी जितने भी बाइक्स आ रही हैं सबकी ये LED हेडलैम्प है ना, वो कुछ खास नहीं, इनका फोकस खास नहीं, तो उसके लिए भाई साहब ये लॉन्ग राइड्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, कुछ ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि जहाँ पे एकदम डार्क है और गड्ढा है, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ गड्ढे से अड्डा हो जाओगे। तो थर्ड मॉडिफिकेशन ये सभी राइडर ने ऐड करना चाहिए। और अभी थोड़ा सा मतलब
इसको लेकर कुछ तो भी दिक्कत चल रही है। एक तो महाराष्ट्र के अंदर भी चल रही और एचपी में भी चल रही है, मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो वो टाइमिंग के अंदर निकाल लो और जब जरूरत होगी तब लगाओ। और फोर्थ मॉडिफिकेशन इज वाइजर, जो कि है टूरिंग वाइजर। वाइजर ही बोलेंगे क्या इसको, विंडशील्ड बोलेंगे, विंडशील्ड भी बोलेंगे और वाइजर भी बोलेंगे। वैसे ये मैंने लिया है वंडर सेन से, मुंबई का एक मोटो व्लॉगर भी है सही, उसके उसमें एक्सपल्स भी थी, तो उसने उसकी एक्सपल्स के लिए बनाया था। मे बी ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर चीज़ अच्छी लगी इसलिए मैंने उससे लिया। तो दिखने के लिए भी अच्छा, ये टिंटेड है थोड़ा सा, इसके अंदर क्लियर वाइजर भी आता और जो एक्सपल्स का स्टॉक वाइजर था तो वो कुछ यहाँ पर आता था, तो इसलिए मुझे ये वाइजर लेना पड़ा। क्योंकि लॉन्ग राइड्स के अंदर जो विंड भर भर कर आती है ना भाई साहब, उसके अंदर बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होती है, इसलिए आपको एक लॉन्ग विंडशील्ड या फिर वाइजर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ से ये ऐसा क्रॉस होकर मेरे हेलमेट से ऐसा थोड़ा सा ऊपर से जाती है, मतलब सामने की तरफ नहीं लगती, जिसकी वजह से आप ठीक भी रहते और इजी हो जाती है, मतलब लॉन्ग राइड के अंदर वाइजर और विंडशील्ड होना। तो और फोर्थ मॉडिफिकेशन इज वाइजर। और फिफ्थ मॉडिफिकेशन लास्ट वाली, जो कि है सैडल स्टे वगैरह या फिर कैरियर प्लेट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे शीतकड़ी मराठी के अंदर। मतलब यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो ये जो स्टॉक निकाल कर मैंने DIY कर कर फैब्रिकेशन शॉप से एक अलग से ये बनाया है ग्रिलर, उसको ग्रिल ही बोलेंगे या फिर कैरियर प्लेट, अलग से कैरियर प्लेट ली थी। वैसे ये बॉक्स तो मैंने अभी रिसेंटली लगाया है, पर बॉक्स के अलावा जब आप स्टे वगैरह रखोगे, मतलब 10-15 दिन की राइड पे जा रहे हो, तो फिर लगेज वगैरह कहाँ पे रखोगे, ठीक है यहाँ पे रख दिया। पर इसका जो स्टॉक आता है वो बीट का था, बीट को क्या बोलेंगे, कास्टल या कोटेड वगैरह ऐसा बीट था। मैंने 3-4 बार तोड़ दिया भाई साहब, और वो भी राइड के अंदर टूटा है। राइड में टूटने के बाद में मतलब मुझे कैरियर, मतलब मेरा लगेज टाई करने के लिए कुछ जगह ही नहीं बची थी, तो इसलिए मुझे लगा कि भाई DIY करके एकदम मजबूत कैरियर प्लेट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप कितना भी लोड दो, जिसकी वजह से वो टूटेगा नहीं। तो मैंने फैब्रिकेशन शॉप से यहाँ से एकदम मस्त जबरदस्त यहाँ पे एक ग्रिलर बनाया, जिसके ऊपर मैं हैंड से ऐसा पकड़ भी सकता, और इसके ऊपर अभी बॉक्स लगाया, पर इसके ऊपर मैंने अपना बैग लगाया था और बहुत तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग कर ली है भाई साहब, फिर भी ये टूटा नहीं। तो ये चीज़ ऑनलाइन नहीं मिलेंगी, ऑनलाइन मिलेंगी भी तो उतनी मजबूत नहीं देंगे, तो आप ये DIY कर लेना या फिर फैब्रिकेशन शॉप में जाकर सही तरीके से एकदम मजबूत वाला ये बना लेंगे। बहुत ज़्यादा हेवी भी मत करना, बट सही है भाई। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगेज कहाँ पर रखेंगे भाई, लगेज ज़्यादा होता है 15-20 दिन का, क्योंकि स्पीति और लद्दाख करोगे तो 8 दिन तो मिनिमम तो लगने ही वाले। और फिफ्थ मॉडिफिकेशन इस कैरियर प्लेट और फैब्रिकेशन शॉप से बनाया हुआ, क्या बोलेंगे इसको, वटेवर जो भी होगा कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये थी मेरी कंप्लीट मॉडिफिकेशन, जो कि 5 इसेंशियल थे। इसके अलावा 2 बोनस वाली जो कि थी, एक है भाई साहब यहाँ पर है क्रूज कंट्रोल, जो मैन्युअली कंट्रोल होता है। ये क्रूज कंट्रोल है ना भाई साहब, अगर मतलब आपने क्रूज कंट्रोल यूज नहीं किया होगा और हाईवे राइड करके आ गए और उसके बाद में फिर से एक हाईवे राइड पे गए और ये क्रूज कंट्रोल लगाया ना भाई, राइड इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे ना, मतलब वो बार बार एक्सेलरेट कर करके ना, ये जो फोर आर्म्स वगैरह होते हैं ना एकदम टाइट हो जाते हैं जब 500-600 या 1000 किलोमीटर की आप राइड करते हो। मतलब घर पे आने के बाद 2-3 दिन तक ये हाथों के अंदर पेन होता है कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन, और रात को भी आप बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हो। ये जो मतलब मैंने क्रूज कंट्रोल मैनुअली जो लगाया ना, मेरे हिसाब से ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं थी, तो 250-300 रुपये का शायद से ये क्रूज कंट्रोल था। मैनुअली उसको लगाना पड़ता है और वो ब्रेक के ऊपर लगता है, थोड़ा सा अटक जाता है, ऐसा एक्सेलरेट करने के बाद में ये ब्रेक के ऊपर अटक जाता है। बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट भाई साहब जब ये चीज़ मैंने ऐड की थी ना, मेरी राइड इतनी ज़्यादा स्मूथ हो गई थी, मतलब क्रूज कंट्रोल पे लगा लो और भाई मस्त आराम से एक हाथ छोड़ दो, चलने दो बाइक को, बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और 7वीं जो मॉडिफिकेशन थी वो सब पे डिपेंड करता, मतलब अपने आप पे डिपेंड करता है कि भाई तुमको लेना है या लो या नहीं लेना। तो मैंने वो जो 7th है वो है ब्लू आर्मर का C40 इंटरकॉम। इंटरकॉम मतलब मैं कोई और ब्रांड का या फिर प्रमोशन वगैरह पे किसी का नहीं कर रहा। ब्लू आर्मर पर्सनली मुझे इसलिए पसंद आया कि वो पीछे साइड में लगता है, पीछे से लुक एस्थेटिक, और दूसरी बात ये कि उसका आवाज़ वगैरह एकदम तगड़ा था। तीसरी बात ये है क्या भाई, तीसरी बात क्या थी भाई, पता नहीं तीसरी बात क्या थी, मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। और तीसरी बात सॉरी इसकी सर्विस के बारे में, अभी रिसेंटली मतलब मेरा एक बटन चल नहीं रहा था, उन्होंने खुद होकर पिकअप किया और वो अभी खुद होकर डिलीवर कर देंगे, नो कॉस्ट, और ये बिना कॉस्ट के सब कुछ हो रहा है। तो ब्लू आर्मर पर्सनली मुझे अच्छा लगा। सर्विस के अंदर भी उसकी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है जब हम कॉल पे बात करते हैं, और थर्ड उसकी स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी है। चीज़ प्रीमियम दिखने के लिए अच्छी है, अगेन नॉट प्रमोशन, पर चीज़ अच्छी लगी इसलिए आपको भी रेकमेंड कर रहा हूँ मैं। तो ये 2 चीज़ें बोनस वाली थी जिसके अंदर मैं अपनी लॉन्ग राइड के अंदर ऐड करता। तो कुछ बचा तो नहीं ना, अगर कुछ बचा होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। बाकी एक और चीज़ बोलता है कि मतलब ये ट्यूबलेस
कर भी सकते हैं कन्वर्जन, क्योंकि ये ट्यूब टायर है और ट्यूब टायर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर कोई नया बंदा रहा पंचर किट बनाने वाला, तो उसको अगर पंचर किट बनाती नहीं आया, अगर आप खोलती नहीं आए, तो दिक्कत हो सकती है। मैं पर्सनली ये सब चीज़ें सीखा अपने आप से ही, तो अभी तक ये मतलब ज़रूरत पड़ी नहीं। एक ही बार खोला था, वो भी सिर्फ टायर चेंज करने के लिए, बट अभी तक ये मुझे पंचर को लेकर ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, मतलब पंचर हुआ नहीं। लॉन्ग राइड पे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, कभी कभार हुआ होगा, वो भी सिर्फ डेली कम्युनिटी के अंदर हुआ है पंचर, और बाकी मेरे लॉन्ग राइड के ऊपर कभी मुझे बाइक ने दिक्कत दी नहीं। मतलब उतना मैंने इसको पेला नहीं जिसकी वजह से मुझे पंचर वगैरह मिले। ऑफ रोड के अंदर भाई बेहिसाब पेला है, पर अभी तक ये पंचर नहीं मिला। ऑलराइट, तो कंप्लीट आज मैंने आपको पूरे मॉडिफिकेशन बता दिए जो मेरे लॉन्ग राइड के अंदर मैं यूज करता हूँ। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस योर एक्सपल्स ओनर, या फिर अदर ओनर्स के ऊपर, मतलब अदर बाइक्स वाले भी जो लॉन्ग राइड वगैरह करते हैं। क्रूज कंट्रोल नहीं है, एयर सीट यूज नहीं करते, हैंडल बार सही तरीके से पोस्चर, अगर आपके शोल्डर में और बैक में पेन रहता तो हैंडल बार यूज कर लो। एक अच्छे सैडल स्टे के ऊपर लगाने के लिए वो कैरियर प्लेट वगैरह वो, और फॉग लाइट, ये जरूरी है भाई साहब। अपने इंडिया के रोड को देखकर आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, कैसे कैसे ऊपर से स्पेस से और कनाडा से और कहाँ कहाँ से स्पेस जेट से रोड बन रहे। और नो कमेंट, सॉरी, बाय बाय।